चीफ मिनिस्टर हैं वो आज 7-8 दिन हो गए हैं, उनकी कैबिनेट नहीं बन पा रही क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात हो। और ये आज भी वो वहाँ पे उन्होंने तो कुछ देर धरना भी दिया। अब बहरहाल एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वोट लिया है और जिस तरीके से लिया है पता है उनके उहदे का कुछ एहसास करना चाहिए। बल्कि ये जुमले कहे जाएंगे वो एक कन्विक्टेड आदमी से क्यों अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, इस तरह के बहाने करके उसको मुलाकात नहीं करवाई जा रही। क्या कहेंगे इस सियासत पे? आबिर भाई, मुझे वो वक्त याद है कि जब मैं पीपल्स पार्टी में था और लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत थे और बिलावल साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी में और जो हालात चल रहे हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत बड़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए कोशिश की जाए और उन्हें जेल में जाकर मिला जाए। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमने सिर्फ इतना किया कि हमने नून लीग वालों को आगाह किया और जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उनको आगाह किया कि इस तरह हम मुलाकात के लिए आना चाह रहे हैं और हमारी मुलाकात उनसे हो गई। उसमें किसी ने हमारी मुलाकात में रखना डालने की कोशिश नहीं की। आप, मैं, इस मुल्क के ये सारा प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन जो है वो जानते हैं कि इस मुल्क की पूरी एक तारीख है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से और हमारी जिस तरीके से सियासत स्ट्रक्चर्ड है उसमें या आप एक दिन वजीर आजम हाउस में होते हैं और उसके अगले दिन आप अडयाला जेल में होते हैं। तो यहाँ पर इन केसेस की नौयत, केसेस के चलना ना चलना, उस सब के ऊपर लोगों के अंदर एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मकसद क्या होता है और क्यों पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाला जाता है। तो इसमें अगर मुलाकात हो जाए तो, और खुसूसन उनकी अपनी पार्टी के लोगों से, तो कोई इतना अचंभे वाली बात नहीं होगी। और जितना हमारी पोलराइजेशन ऊपर जा चुकी है इन पिछले 8-10 सालों में, अगर कोई मौका हमें जरूर ऐसी एनवायरनमेंट भी क्रिएट करनी चाहिए कि जिसके अंदर हर वक्त जो हमें टीवियों के ऊपर उलझे रहते हैं, अखबारात के अंदर हमारे बयानात छपते हैं, इस टेम्परेचर को भी कम करने की जरूरत है। तो नो स्काइज विल फॉल कि अगर वो चीफ मिनिस्टर जाकर वहां पर मुलाकात कर लेते हैं, वो उनकी पार्टी के सरबराह है, अगर वो उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म इन इट। तो हुकूमत की जानिब से जब ऐसा नहीं किया जाता और रखने डाले जाते हैं तो इससे फिर जाहिर बात है पॉलिटिकल टेम्परेचर खामखा में बढ़ जाता है। और हमें तो बस कोशिश, मेरा तो यही ख्याल है कि करनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो, सियासत। बैरिस्टर साहब, एक्चुअली शर्म आती है कि ये इतनी पैटी और बचगाना सी बात है क्योंकि मुल्क के वक्त इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, हम इकॉनमी पे भी बात करेंगे, अदलिया पे भी करेंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर की जो इस वक्त सूरत हाल है, जिन बातों पे बात करना चाहिए, ये इशू नहीं है जिसके ऊपर आप और मैं हम ये 5-7 मिनट से बात कर रहे हैं। ये रोज़ करनी पड़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ज़िद लगा ली हुई है। आज जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था ये फैसल साहब का जो है ना उनके गवर्नमेंट की तरफ से ये आज आया कि अगर दरख्वास्त करें इमरान खान तो हम उनको बनी गाला जो है ना मूव कर सकते हैं। पता नहीं इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या, किसको एकदम से ये ख्याल आया है, उन्होंने मांगा क्या, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं वो डॉक्टर तारिक फजल साहब के साथ प्रोग्राम में था कल रात, मौसमा शिराजी साहबा के, वहीं पर उन्होंने ये फराख दिलाना ऑफर की। तो मैं तो उस वक्त उन्हें थोड़ा छेड़खानी उनके साथ कर रहा था डॉक्टर साहब के साथ के डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये जरा ये भी आगाही दें कि आपके अपने इख्तियारात में ये फैसले कब से आ गए? आज से कुछ दिन पहले रिपोर्ट हुआ कि मुबारकबाद के लिए वजीर आजम ने फोन किया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, जो नए इनकमिंग वजीर आला है। तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जी मैं इस तरह जाकर मिलना चाहता हूँ इमरान खान साहब से। तो वजीर आजम ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। तो जहाँ पर वजीर आजम की ये हालत हो तो वहां पर वज़रा की जानिब से ऐसे बयानात देना, मैं तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। ऐसे ही ऑफ द कफ उन्होंने एक बात कर दी, कोई इसका कोई इतना मीनिंगफुल नहीं था। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और बात को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट का एक रवैया है कि वो एक नज़र आता है कि
कॉन्फिडेंट हैं या पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ह्यूब्रिस अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ होता है कि जी आप इतने ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं कि जनाब कोई कि हमारा बिगाड़ नहीं सकता, और इर्द गिर्द कई दफ़ा दाएँ बाएँ नज़र नहीं आती कि इस वक्त हमने सूरत हाल थोड़ी सी KP की बयान की है कि वहाँ एक दहशतगर्दी की एक लहर जारी है, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज है। ये मेरे आगे डॉन अखबार पड़ा हुआ है, इसकी आज जो है ना एंकर जो इसकी लीड होती है वो लगी हुई है कि पंजाब और सिंध के अंदर भी एक साउथ पंजाब में एक डाकू राज चल रहा है कि वैसे ही आपको पता है पंजाब के अंदर जो मजहबी शिद्दत पसंदों के का एक पूरी एक जंग चल रही है जिसकी ज़्यादा तशहीर नहीं की जाती। हम लोग भी बात नहीं करते हैं कि जी उनको पकड़ा दकड़ा जा रहा है। फिर अंडर वर्ल्ड के जो है ना उनकी तरफ से भी ख़तरात हैं, बहुत एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की गई हुई है अरबाब इख्तियार की। यह पता चल रहा है कि जनाब मुल्तान और सक्कर के दरमियान जो है ना कॉन्वॉयज़ में जाते हैं, क्योंकि डाकुओं ने वहाँ से पहले 10 लोग अगवा कर सके हैं, और वो मेन हाईवे जो M5 है पाकिस्तान की वो सिक्योर नहीं रह गई, और कॉन्वॉयज़ में बसों और गाड़ियों को पंजाब और सिंध के अंदर जो है ना वो ले जाया जाता है, कोई वहाँ पे उस मेन हाईवे से गुजर नहीं सकता। तो ये क्या हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? आमिर भाई, मैं वैसे ही 1-2 दिनों से सोच रहा था कि अगर हम इस सदी में देखें तो इस सदी में 5 इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, 2002, 2008, 2013, 18 और फिर 24। और इन 5 इलेक्शंस में से मेरे मुशाहिदे में सिर्फ 2013 का इलेक्शन था कि जो अवाम के इश्यूज के मुतल्लिक था। बाकी चारों इलेक्शंस प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के ऊपर हुए। ये जो सियासत के अंदर विक्टिम कार्ड पकड़ाकर डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दी जाती हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सियासत लोगों के मसाइल से हट जाती है। आज अगर इस मुल्क के अंदर वोट का जो पैमाना है वो गवर्नेंस नहीं है। आज वोट का पैमाना ये है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट कौन है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट कौन है, कौन दिलेरी से जेल काट रहा है और कौन हुकूमत साजबाज करके उसमें आ गया। हाँ, 2013 का इलेक्शन मुझे याद है, मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था इस्लामाबाद से, और उस वक्त सबसे बड़ा इशू जिसने हमें हॉन्ट किया पूरी इलेक्शन कैंपेन में वो बिजली का क्राइसिस था। बिजली के ऊपर 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी एंड वी हैड नो आंसर। लोग हम पर सख्त खफा थे। दूसरा जो बड़ा इशू था कि जो हम अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके थे उसके ऊपर लोग हमसे नाराज थे। कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं था, लोगों के इश्यूज के मुतालिक एक इलेक्शन हुआ। इसी तरह अगर 2018 में अगर मियां नवाज शरीफ साहब को वक्त से पहले ना निकाला जाता तो इशू जो है वो लोगों की जिंदगी के बारे में होता, उनके इश्यूज के बारे में होता। और अगर इमरान खान साहब को भी अपना वक्त पूरा करने दिया जाता तो लोग उनसे भी सवाल करते आने वाले इलेक्शन में कि जनाब वो 1 करोड़ नौकरी कहाँ गई और वो 50 लाख घर कहाँ गए। तो अब सियासत तो बिल्कुल ही तब्दील हो चुकी है। तो हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। हमें ये बंद कमरों के अंदर बैठ के जो फैसले लोगों के ऊपर थोप दिए जाते हैं उससे इज्तनाब करना पड़ेगा। इलेक्शन के प्रोसेस को दोबारा से क्रेडिबिलिटी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इस प्रोसेस के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ चुका है, सियासत के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ चुका है। तो अब इश्यूज की तरफ जब हम आएंगे तो इश्यूज के अंदर इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी इंतहा की है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में जा चुकी है, आपका एग्रीकल्चर क्राइसिस में है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ठीक चल रही है, और लोगों की सेहत के मसाइल हैं। आप हेल्थ के इंडिकेटर्स उठा के देख ले, एजुकेशन के उठा कर देख ले, आप दुनिया के बॉटम तरीन ममालिक में चलेंगे। जिस मुल्क में 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर हो और हमारी जो तरजीहात हैं वो जो हमारी गुफ्तगू है सियासतदानों की वो टीवी चैनल्स के ऊपर वो आपके सामने है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का निजाम मौजूद नहीं है, स्टूडेंट यूनियंस मौजूद नहीं है, जो जमहूरियत की नर्सरियां हैं वहां पर वो हम सियासतदान लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं होने देते। स्टूडेंट यूनियन पे हमने पाबंदियां लगा रखी हैं। तो हम इस मुल्क को बना क्या रहे हैं? इसमें सिर्फ मैं जो है क्योंकि ऐड कर लूं, ये क्योंकि ज़रूरत होती है, बताया जाता है, हमारे उस्ताद सिखाते हैं कि इस बात की ज़रूरत होती है कि याद दहानी कराने के लिए बार बार कुछ चीज़ें रिपीट करनी चाहिए। सबसे जो आपने ये जो फिगर्स किए, जिक्र किया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग
परसेंट है, 0.54 का कल का फिगर आया हुआ है। मगर दो इम्पॉर्टेंट फिगर जो बार बार आप भी दोहराते रहते हैं और दोहराने चाहिए, वो पावर्टी का फिगर है कि 45% जो वर्ल्ड बैंक की आई हुई है। हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं कि हमने हिसाब लगाया है कि वो 47% है, कि उससे आम आदमी को बताने के लिए कि इससे मतलब गुर्बत की लकीर से नीचे होने का मतलब है कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही 45% लोगों को, जिसका मतलब है कि 25 करोड़ में से 11-12 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहे।